वहाँ कम्युनिस्टों का इतना भयंकर षड्यंत्र चल रहा था पूरे देश में कि बहुत ही बड़ी मात्रा में वहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण चल रहा था। जितनी भी पार्टियां नेपाल में थी सारी पार्टियों से नेपाली लोग त्रस्त हो गए थे, क्योंकि ये लोग विपक्ष का काम ही नहीं कर रहे थे। अरे तुम जब 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनोगे तो फिर किसके लिए काम करोगे? 6 महीने में तुम अपने ही पेट भर पाओगे, अपने परिवार वालों का भर पाओगे, देश का कहाँ से भरोगे? अरे भैया, वो सरकार सिर्फ जनता की सुन रही है, बाकी नेताओं की नहीं सुन रही है। समस्या यहाँ है। अब सोचो भाई, 2.5 लाख रुपए की इनकम में आदमी का टैक्स कट रहा हो उस समय, और आज 12 लाख रुपए की इनकम पे अभी कोई टैक्स नहीं है। तो भाई सरकार कहाँ से पब्लिक के विरोध में काम कर रही है, जनता के लिए काम नहीं कर रही। जिस दिन कश्मीर के लोग भी भारत को अपना मानने लगेंगे तो वहाँ से भी आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ईडी और सीबीआई, इन्होंने जो गदर मचा रखा है भ्रष्टाचार के ऊपर, इससे सारे तिलमिलाए हुए हैं। जितनी भी हमारी विपक्ष की पार्टियां, इन सबकी जड़ें खोद रखी है मोदी सरकार ने। क्या कहे मोदी ने, या तुम बैलेट से करवा लो, चाहे मौखिक करवा लो, चाहे हाथ उठवा लो, आना बीजेपी को। ये दुखी वही है जो या तो आलसी है या फिर लालची है। सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ। जो भी वैकेंसी निकलती थी बस ओबीसी के नाम पे एक ही बिरादरी को निकलती थी। टीचर हमारा बूथ मैनेजमेंट करते हैं और पुलिस वाले हमारा बाहर की सिक्योरिटी देखते हैं। झूठ की राजनीति कुछ समय तक चलती है, अंत में उसको सरेंडर करना पड़ता है। आज के समय में अगर तुम्हें भारत पर राज करना है तो भारत को पढ़ना पड़ेगा और भारत को समझना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। अभी जो नेपाल में एक कांड हुआ है, यानी तख्ता पलट हुआ है, सरकार को बर्खास्त किया गया, आले आंदोलन हुआ, फिर सरकार ने कुछ आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जिसमें से लगभग 20-25 लोग मारे गए थे, और अभी 50 के ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया जिसमें लोग मारे गए उस आंदोलन में। ठीक है, तो वो आंदोलन किस लिए हुआ था ये बात तो सबको पता है, लेकिन शायद हमारे देश के जो विपक्षी पार्टियां उनको नहीं पता है। वो आंदोलन हुआ था नेपाल की भ्रष्ट सरकार के प्रति। यानी सरकार इतनी भ्रष्ट थी कि वहां पर कोई भी काम बगैर पैसे लिए नहीं होता था। सारे नेता भ्रष्ट थे, सारे अधिकारी भ्रष्ट थे, यहाँ तक कि मतलब जो भी डिपार्टमेंट था सरकारी, टोटल भ्रष्टाचार से ग्रसित था। आम आदमी के लिए वहां कुछ नहीं था। आम आदमी को जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। अगर अपना कोई भी काम कराना है तो पहले घूस दो। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, वहां कम्युनिस्टों का इतना भयंकर षड्यंत्र चल रहा था पूरे देश में कि बहुत ही बड़ी मात्रा में वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण चल रहा था। इसमें से मुख्यतः क्रिश्चियन बनाए जा रहे थे। ठीक है, मतलब हिंदू राष्ट्र खत्म तो पहले हो चुका था, तब तक तो मानते ठीक है भाई अपने सेकुलर देश बना लिया, लेकिन सेकुलर देश बनाने के बाद अब आप उसमें सेंधमारी कर रहे हो हिंदुओं की जनसंख्या में। मतलब हिंदुओं को लालच देकर, डराकर, धमकाकर आप उन्हें कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, वहां जगह जगह मिशनरी बैठे हैं, हर जगह धर्म परिवर्तन करने के लिए, और ये सब वेस्ट का प्रोपेगेंडा था, उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री थे ओली साहब, ओली शर्मा, उनका चाइना के नजदीक जाना। ठीक है, मतलब टोटल कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे देश पर थोपना। जो भारतीय परंपराएं थी उनको मतलब गलत साबित करना या उनका निरादर करना, उनके प्रति एक तरह का दुर्व्यवहार करना, जैसा कि भारत में होता आया जब से ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उनके बाद से। ठीक है, राजीव गांधी के बाद से ये सारा प्रोपेगेंडा चला था सेकुलरिज्म का, जो भारत को आज इस हालत में लेके आया कि जो सेकुलर के नाम पर हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की जा रही है। तो वही हाल अब नेपाल में चल रहा था। तो लोगों में भयंकर आक्रोश था।
किसी की कोई सुनने वाला नहीं था, लोग पलायन कर रहे थे। इंडिया में लोग अगर जॉब करते तो ठीक है, क्योंकि इंडिया और नेपाल में कोई अंतर नहीं है। वहाँ के लोग इधर आ सकते, इधर के लोग उधर जा सकते। भारत के लोग वहाँ व्यापार कर रहे थे और वहाँ के लोग यहाँ के जॉब्स कर रहे थे। ठीक है, जितनी भी एमएनसी कंपनियां उसमें बहुत सारे नेपाली लोग हैं जो जॉब करते हैं। यहाँ तक कि हमारे आर्मी में भी नेपाली गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है, उसमें मोस्टली नेपाली लोग ही काम हमारे फौजी सैनिक हैं। ठीक है, तो भारत तक तो ठीक था, लेकिन भारत के बाद भी ये खाड़ी के देशों में जाने लगे। छोटा सा नेपाल है, ठीक है, वहां इतना रिसोर्सेज करने चाहिए थे, मतलब लोगों का पलायन ना हो, लेकिन वो सब चीजें चल रही थी। तो उसमें मूल मुद्दा क्या था कि जो सरकार थी वो जनता के खिलाफ काम कर रही थी, जनता के लिए काम नहीं कर रही थी और जनता के साथ अत्याचार भी कर रही थी। तो इसलिए लोग सड़कों पर आए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सरकार को बर्खास्त करवाया। इतना ही नहीं, सरकार सिर्फ एक पार्टी की नहीं, जितनी भी पार्टियां लगभग 15-20 साल से आई सत्ता में, सब पार्टियों को बर्खास्त किया। जितने भी इन सबके मंत्री मिनिस्टर पहले पूर्व में रह चुके, उन सबको आंदोलनकारियों ने खदेड़ा है। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे पूर्व वित्त मंत्री हो, सबको, मतलब किसी पर भी कोई भरोसा नहीं रहा जनता को। जितनी भी पार्टियां नेपाल में थी, सारी पार्टियों से नेपाली लोग त्रस्त हो गए थे, क्योंकि ये लोग विपक्ष का काम ही नहीं कर रहे थे। इन्हें सरकार चलाने से मतलब था, एक साल के लिए तू बन जा, अगले साल के लिए मैं बन जाऊं, फिर उसके बाद अगले साल के लिए वो बन जाएगा। मतलब वही जो सन 2024 से पहले भारत में इलेक्शन के लिए जो गठबंधन बना था ना, वो यही कह रहा था कि हमारी इतनी पार्टियां आज 6 महीने के लिए हम उसको प्रधानमंत्री बना देंगे, 6 महीने के लिए उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे तुम जब 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनोगे तो फिर किसके लिए काम करोगे? 6 महीने में तुम अपने ही पेट भर पाओगे, अपने परिवार वालों का भर पाओगे, देश का कहां से भरोगे? तो जितनी भी जो अस्थिर सरकारें होती है ना, उनसे देश का यही नुकसान हुआ है। किसी भी देश में चले जाओ, भारत का भी यही नुकसान हुआ है। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल जी, फिर अटल जी, फिर अटल जी, 3 बार अटल जी बने। लेकिन जैसे अटल जी लास्ट बार 5 साल अपने पूरे करके गए, वहां से मतलब देश की इकोनॉमी और देश में सुधार हुआ है। उससे पहले पूरा का पूरा लूट खसोट चल रहा था। अटल जी के बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, ठीक है, उनके भी 10 साल में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन शासन सही हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अस्थिर सरकार नहीं रही, पूरी 10 साल चल के गई, मतलब एक नेता था, उसी ने सरकार चलाई। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, तो ये भी 2 टर्म अपने पूरे कर चुके, तीसरा टर्म इनका चल रहा है। तो इनके खिलाफ अब तक जनता में कोई रोष नहीं आया, ठीक है। अब नेपाल में तो वो सिनेरियो था कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार से लिप्त थी। भारत में विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भारत में भी सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, जनता की सुनी नहीं रही है। अरे भैया, वो सरकार सिर्फ जनता की सुन रही है, बाकी नेताओं की नहीं सुन रही है। समस्या यहां है। जनता के लिए चाहे टैक्स में रिबेट हो, ठीक है, वो आज के लगभग 11-12 साल पहले, मतलब मोदी सरकार से पहले, जब हम 12-13 हजार की नौकरी करते थे, तब हमें डर लगा रहता था कि भाई ओवर टाइम करने के बाद कहीं हमारी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर न पहुंच जाए। मतलब डर लगता था कि 2.5 लाख से ऊपर न पहुंच जाए, क्योंकि अगर जैसे ही 2.5 लाख क्रॉस करेगी हमारा टैक्स कटना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनवाते थे, LIC की किस्त वगैरह, ये सब जोड़ के तो उसको सबमिट करते थे ताकि हमारा टैक्स का डिडक्शन कम हो सके। गलती से मेरे एक दोस्त का ओवर टाइम करने के बाद 2.5 लाख से ऊपर उसका थोड़ा साल का पैकेज पहुंच गया, ठीक है, उसका टैक्स कट गया भाई। अब सोचो भाई, 2.5 लाख रुपए की इनकम में आदमी का टैक्स कट रहा हो उस समय, और आज 12 लाख रुपए की इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं है। तो भाई सरकार कहां से पब्लिक के विरोध में काम कर रही है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है। ये तो एक लाइव एग्जांपल है। जो लोग काम कर रहे हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको पता है, ठीक है। अब जन योजनाओं की बात करते हैं।
रोड और सड़कों का उस समय क्या हाल था भाई। अटल जी से पहले, अटल जी के आने के बाद तो एक्सप्रेस वे बनना चालू हो गए थे, हाईवे वगैरह, ठीक है। मनमोहन सरकार में भी विकास हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है। मोदी सरकार में वो डबल गति से काम हुआ है। तो जो काम एक लेवल पे था, अब वो 2 लेवल पे चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। मतलब इसमें भी जनता के लिए सहूलियत है। अब तो एक्सप्रेस वे की लाइन लग गई है, किसी भी स्टेट में चले जाओ 4-4, 5-5 एक्सप्रेस वे मिलेंगे आपको। महंगाई की बात करते हैं भाई, अगर हम उस समय इनकम की बात करें, इनकम के हिसाब से खर्चों की बात करें, तो उस समय इनकम बहुत कम थी, या कहें महंगाई ज्यादा थी। आज के समय में महंगाई है, लेकिन उसको लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो काफी अप हो गई है। नॉर्मल जो एक्सपोर्ट में काम करते थे उनकी तनख्वाह कितनी थी उस समय? 6-7 हजार रुपए, 6-7 हजार रुपए। आज उनकी वही है, 20-22 के ऊपर है। अंतर आया कि नहीं आएगा? तो उसी हिसाब से अगर महंगाई की तुलना करें तो उतनी महंगाई नहीं है जितनी पहले थी। सुरक्षा की बात करते हैं, आए दिन लूट घसोट होती रहती थी। किसी भी बड़े शहर में बम फटते रहते थे, वो सब बंद है। यानी आतंकवादी घटनाएं सारी लगभग बंद हैं। इक्का दुक्का हो ही जाती हैं, वो आपकी कश्मीर जो वैली एरिया है ना, वही हो रही है। क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में जितने, कश्मीर के बाहर तो शायद ही आपको कहीं सुनने में मिला हो 10 साल के अंदर कोई आतंकवादी घटना हुई है, ठीक है। अब कश्मीर में भी आतंकवाद इसलिए है कि भाई वहां के कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जिस दिन कश्मीर के लोग भी भारत को अपना मानने लगेंगे तो वहां से भी आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब उसको तो नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा, तो छोटी मोटी घटना तो होती रहेंगी। अब उसके लिए सरकार को थोड़ा कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, ईडी और सीबीआई। इन्होंने जो गदर मचा रखा है भ्रष्टाचार के ऊपर, इससे सारे तिलमिलाए हुए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जो ईडी सीबीआई होती थी नेताओं के ऊपर हाथ नहीं डालती थी। उन्हें लगता है, नेताओं को लगता था कि भाई हमारा कोष खाली हो रहा है तो छापे पड़वा दो किसी उद्योगपति पे, ठीक है, उससे पैसे ले लो और छापा रुक जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी। अब इसका अपोजिट है, ईडी सीबीआई उद्योगपतियों पे तो छापे डाले रही, उनके घरों पर, उनके ऑफिस में। नेताओं के घरों पर भी छापे पड़ रहे हैं। नेताओं के घर से मतलब फ्लैट भर भर के, फ्लैटों में भरे हुए नोट निकल रहे हैं। तो सारी समस्याओं की जड़ ये है विरोधियों के लिए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी जीवन में पैसा कमाया है 2 नंबर का भ्रष्टाचार करके, वो सारा का सारा पैसा मोदी निकालने पर तुला पड़ा है। तो यहां से इनकी कहानी शुरू होती है। क्योंकि भारत के नेताओं ने एक सोच बना रखी थी कि हम एक बार पार्षद, एमपी, एमएलए या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन गए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी कम से कम 7 पीढ़ियों तक, मतलब 7 पीढ़ियों तक इतना पैसा इकट्ठा करके जाए, उनके बच्चों को कोई काम न करना पड़े, 7 पीढ़ियों तक कोई काम न करना पड़े। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। अब मोदी ने कहा 70 साल में जिसने भी जितना खाया वो वापस करना पड़ेगा, वो वापस ले रहा है। पैसा कमाया, भ्रष्टाचारी साबित हुए, बाद में पैसा भी जा रहा है। सारी समस्या तो यही है ना। पहले नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, कोर्ट सजा सुनाता था, जेल में जाते थे, ऐश करते थे, 1-1.5 साल में या 6 महीने में इंटरिम बेल पे आते थे, अपने आराम से घर बैठ के ऐश करते थे। इलेक्शन आता था, खुद तो नहीं लड़ सकते थे, बीवी खड़ा कर दिया, बच्चे को खड़ा कर दिया। काम तो वही हो रहा है, काम तो नेताजी ही कर रहे हैं। तो वो चीजें होगी सारी बंद, इसलिए विपक्ष बिलबलाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी पहले उस समय, तो उसमें भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ था। क्योंकि एक सारा ऑफलाइन काम होता था, लोग किसी भी काम के लिए जाते हैं, उन्हें रिश्वत देनी पड़ती थी। चाहे छोटा से छोटा लेखपाल हो या फिर एसडीएम डीएम लेवल का बंदा हो, कोई भी काम कराना आपको पैसे देने पड़ते थे। क्यों?
क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उन्हें ऊपर पैसा देना होता है नेताओं को। उनकी पोस्टिंग ही इसी आधार पर होती थी कि कौन कितना भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है जो पैसा उगा सकता है, क्योंकि जो उगाएगा पैसा उसमें से एक हिस्सा नेताओं के घर पे भी जाएगा। तो वहां से इनकम कट गई नेताओं की। जो भ्रष्ट अधिकारी थे ना, उनका भी पत्ता साफ कर दिया। मतलब जितनी भी लीकेज थी या कहीं जनता की जेब से पैसा लूटा जा रहा था, वो सारा पैसा बंद कर दिया। वो सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता था। ईडी सीबीआई तो चली गई, ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बदलाव आ गया है। एक समय था कि सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस के वकील होते थे, जो बोलते थे, वही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता था। सिब्बल साहब हो गए, सिंघवी साहब हो गए, तो ये इनका सिक्का चलता था। अब इनकी भी कोर्ट नहीं सुनता है, कोर्ट सीधा जवाब देता है, मतलब सही से निर्णय देता है। इसलिए ये बिलबिलाए पड़े हैं। अब जब भी इलेक्शन होता है, चाहे स्टेट का हो या सेंटर का हो, पब्लिक बीजेपी को जिताती है। तो कुल मिला के इनकी विपक्ष की जितनी भी हमारी विपक्ष की पार्टियां, इन सबकी जड़ें खोद रखी मोदी सरकार ने, या कहे मोदी ने। वो जड़ें अब पनप पा नहीं रही हैं, तो इसलिए सारे के सारे बौखलाए पड़े हैं। क्योंकि मोदी सिर्फ पत्ते नहीं काट रहा है, झाड़ नहीं झाड़ रहा है, जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। इनकी जो जड़ें थी ना भ्रष्टाचार की, उसमें मट्ठा डाल रहा है। ये कोई भी नेता मेहनत करके या ईमानदारी से आज तक नेता नहीं बने। ये टोटल भ्रष्टाचार करके, गुंडई करके, दबंगई करके, लूट घसोट करके, पोलिंग बूथों पर लूट मचा की थी। अब जो लोग कह रहे हैं ना, ये विपक्ष वाले, वोट चोरी कर रही बीजेपी, वोट चोरी कर रही है। भैया वोट चोरी कैसे होती थी हम बताते हैं आपको। मेरा वोट बना, पहली बार मैं वोट करने गया, बड़ा खुश होके गया वोट करने के लिए। जो पोलिंग बूथ था हमारे गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर एक दूसरा गांव था ना, उसमें था। और वो गांव टोटल एक जाति विशेष का था। अब जाति विशेष आप समझ गए होंगे, यूपी से हूं मैं। जो ओबीसी के नाम पर सिर्फ एक ही जाति को आरक्षण मिलता था, वो जाति विशेष का। तो भाई मैं खुशी खुशी गया साइकिल पे, साइकिल खड़ी करी, ताला लगाया। एक लड़का साथ में गया था, मैंने कहा तू साइकिल देख यहाँ पे, मैं वोट डाल के आता हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा, मैं साइकिल देखूंगा और तू वोट डालने जाना। क्योंकि साइकिल की भी चोरी हो जाती थी उस समय, समझ गए ना। तो ये हाल था। तो मैं वोट डालने गया, मैंने पर्ची ली। पर्ची लेने के बाद मैं गया भाई अधिकारी के पास, उसने नाम मैच किया, बोला तुम्हारा वोट तो पड़ गया। मैंने कहा मैंने कि देखो मेरे तो कोई निशान नहीं, वोट कैसे पड़ गया। बोला नहीं, वोट तो पड़ गया तुम्हारे नाम से, जहां पे देखो पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अभी आया, वोट कैसे पड़ गया, मेरे उंगली में निशान भी नहीं है, कौन वोट डाल गया। तब तक पीछे से एक बंदा आया, बोला है तेरा। मैं गया, हाँ क्या हुआ। मैंने कहा मैं वोट डालने आया, मेरा वोट पड़ गया। कि तेरे को वोट डालना है। मैंने कहा यार पहली बार वोट डालने आया, वोट डालना है, ठीक है। वो गया, तुरंत एक दूसरी पर्ची लेके आया किसी दूसरे बंदे के नाम की, बोला ले जा वोट डाल के आ। मैंने कहा ठीक है भाई, हमें तो वोट डालने से मतलब है, एक वोट डालना है, चले जाते हैं। मैं अंदर गया, ईवीएम मशीन पहली बार देखी मैंने कहा सही है। तो जैसे ही मैंने ईवीएम मशीन देख के अपना वोट डालने गया, तो पीछे से देखा एक बंदा खड़ा 6 फुट का हमारे पीछे। मैंने उसको देखा, मैंने कहा हाँ जी। बोला डालना वोट तू, ठीक है। तो भाई मेरे को जहां वोट डालना था, मैं जैसे बटन दबाने चला ना, वो बंदा आया, उसने मेरी उंगली उठाई, दबा दी, ले ये पड़ गया तेरा वोट। मतलब उसने अपने हाथ से मेरी उंगली उठा के उस बटन पर रख दी जो उस समय सरकार थी, पड़ गया वोट। तो ये हाल था। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद इस पोलिंग बूथ पे वोट डालने नहीं जाऊंगा, और मैं गया ही नहीं। फिर उसके बाद फिर वो पोलिंग बूथ हमारे गांव में आ गया, सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद मैं वोट डालने गया, वो भी ग्राम पंचायत के। लोकसभा विधानसभा का मैंने वो वोट डाला था, लगभग मेरी उम्र थी उस समय 19 से 20 साल। तब से लेकर अब की बार लास्ट टाइम जो अभी 2024 का इलेक्शन हुआ ना, जनरल इलेक्शन, तब मैं वोट डालने गया।
उसके बीच में मैंने वोट नहीं डाला, क्योंकि उस समय बुरा हाल था, हमारे जाने से पहले वोट पड़ जाता था। तो ये वोट चोरी होती थी, तो वो वोट चोरी अब बंद हो गई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बैलेट से इलेक्शन करवाओ। भैया तुम बैलेट से करवा लो, चाहे मौखिक करवा लो, चाहे हाथ उठवा लो, आना बीजेपी को ये। क्योंकि बीजेपी को तुम तब हटा सकते हो जब वो पब्लिक के खिलाफ कुछ करे, जनता में उसके खिलाफ आक्रोश हो। नेता कितना भी चीख ले चिल्ला ले, टीवी डिबेट्स में चिल्ला ले, पार्लियामेंट में चिल्ला ले, रैलियों में चिल्ला ले कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर, आप लोगों का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपके वोट कट जाएंगे, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। पब्लिक पे कोई असर नहीं पड़ने वाला भाई आज के समय में, कितना भी प्रोवोक कर लो आप। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है या क्या समस्या है विपक्षी पार्टियों के लिए, कि वो इतना चिल्ला रहे कि सरकार लुटेरी है, सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर रही। अरे तुम्हारे चिल्लाने से क्या होता है? जनता को दिख रहा है ना कि कैसे देश चल रहा है। 11वें नंबर पे इकोनॉमी थी, जो आज चौथे नंबर पे आ गई, और कुछ लगभग 1 साल के अंदर वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। बाकी सेकेंड नंबर पे पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी 19 पॉइंट समथिंग है, $19 ट्रिलियन के लगभग। ठीक है, बाकी अमेरिका तो अपनी बासात कायम रखे हुए है, जो 30+ उसकी इकोनॉमी चल रही है। $30.5 ट्रिलियन अमेरिका की इकोनॉमी है, जो बहुत ज्यादा है इंडिया से 7-8 गुना। ठीक है, तो अब फर्स्ट सेकंड का सपना छोड़ देते, थर्ड पर स्टेबल करते अपने आप को। तो ये सब चीज लोगों को दिख रही है। तुम सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हो, रैलियों में पब्लिक को भड़का रहे हो, जागो उठो आंदोलन करो, हमारे जो युवा हैं, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। भाई किसके पास रोजगार नहीं है? रोजगार सिर्फ उसी के पास नहीं है जो कामचोर है। जो बंदा थोड़ा भी काम करना जानता है वो खुश है आज के समय में। दुखी वही है जो या तो आलसी है या फिर लालची है, जो आज तक पिछली सरकारें करती आई हैं। लोगों को आलसी बनाती गई और लालची बनाती गई, टुकड़े फेंकती गई, और लोग उनके पीछे भेड़चाल में लगे रहे। कोई डेवलपमेंट नहीं कराया, ठीक है, कोई जॉब क्रिएशन नहीं कराई, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगवाई, कोई कंपनियां नहीं लगवाई। आज भी गांव में रहकर बंदा इतना पैसे कमा सकता है कि वो अपने परिवार को बखूबी अच्छा जीवन दे सकता है। आज के 15 साल पहले या कहें 11 साल पहले जिंदगी में कभी किसी ने अगर सोचा हो कि हमारे घर में भी टॉयलेट बन सकती है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, गांव के किसी भी एक व्यक्ति ने सोचा हो कि भाई आज के 10 साल पहले कि हमारे यहाँ भी टॉयलेट बन सकती है गांव में, सपने में भी नहीं सोचा था। लोगों की इतनी महत्वाकांक्षा थी कि भाई गांव में बिजली आ जाए, कम से कम 8-10 घंटे रह ले, कि हमारा रात को बच्चों का सोना हो जाए, पढ़ना हो जाए, और खेतों में पानी लग जाए, इतनी बिजली आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए था उस समय लोगों को। और थोड़ी बहुत हमारी जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो काम चलाऊ बन जाए, और इसके अलावा लोगों की कोई ज्यादा इच्छा नहीं थी। सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ, जो भी वैकेंसी निकलती थी बस ओबीसी के नाम पे एक ही बिरादरी को निकलती थी, वही सारी जितनी भी संस्थाएं थी ना, सब पे वही बैठे थे, चाहे वो टीचर हो चाहे पुलिस फोर्स हो, यही 2 मैन होते हैं। इलेक्शन को जिताने के लिए सिर्फ 2 डिपार्टमेंट मैन होते हैं, पहला पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरा आपका अध्यापक टीचर डिपार्टमेंट, वही बैठा रखे थे पुरानी सरकारों ने। मैं यूपी की बात करूं, बाबा जी से पहले तो वो क्या करते थे भाई, क्योंकि इलेक्शन होगा, इलेक्शन में पुलिस की जरूरत पड़ती है और टीचरों की जरूरत पड़ती है। टीचर हमारा बूथ मैनेजमेंट करते हैं और पुलिस वाले हमारा बाहर की सिक्योरिटी देखते हैं। तो अगर कोई फर्जी वोट पड़ रहा है, कोई हंगामा मचा है, तो पुलिस वाले लठा देते थे उसको,
और बाकी हमारा अंदर चल ही रहा है, टी 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 टी, या ठप्पा लग रहे हैं। अब ये सिर्फ यूपी का हाल नहीं था, यूपी जैसे सारे स्टेट्स का था। वो कहीं बदनाम है यूपी और बिहार, केवल हर स्टेट में यही होता है, होता था। झूठ की राजनीति कुछ समय तक चलती है, अंत में उसको सरेंडर करना पड़ता है। तुमने मोदी पे चोरी के आरोप लगाए, चौकीदार चोर। राफेल की डील पे मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, फेल। उसको गाली गलौज दी, फेल। उसको अपशब्द कहा या उसको नासमझ कहा, उसकी पढ़ाई पर आपने सवाल उठाए, एजुकेशन पर सवाल उठाए, डिग्रियों पर सवाल उठाए, फेल। अंत में आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र बचा था कि भाई अब इसकी माँ बची है, इसकी माँ को भी बदनाम करो। इन्होंने माँ को भी लपेटे में ले लिया। कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अगर सत्ता में आना है तो अपनी लाइन बड़ी करनी पड़ेगी। मोदी की लाइन को छोटा करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। उस पर आरोप लगा के या उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के आप नहीं आ सकते। भाई वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो आचार्य चाणक्य को फॉलो करने वाला है, और उनका जो चेला है अमित शाह, वो तो चाणक्य नीति में रट्टा मारे बैठे हैं। तुम सारे विदेश में पढ़े हुए हो, विदेशी ऑथर पढ़े तुमने, विदेशी किताबें पढ़ी, विदेशी पॉलिटिशियन पढ़े, तो कहां तुम भारत की सोच अपने दिमाग में बैठा सकते हो? सीधी सी बात, आज के समय में अगर तुम्हें भारत पर राज करना है तो भारत को पढ़ना पड़ेगा और भारत को समझना पड़ेगा। अगर आप भारत को न पढ़ सकते हो न समझ सकते हो तो अब ये भारत की सत्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैं नेता से कह रहा हूं, जितने नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं और आगे का फ्यूचर वो पॉलिटिक्स में देना चाहते हैं, तो तुरंत उनका एडमिशन कटा के इंडिया में एडमिशन करवाओ और इनको भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ाओ, भारतीय इतिहासकारों का अध्ययन कराओ और भारतीय जो राजा हुए हैं, महान सम्राट हुए हैं, उनका अध्ययन कराओ। ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इनमें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अब नहीं होने वाला है क्योंकि पब्लिक अब जागरूक हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।